Good morning, students. This is Kamna. I'm your geology educator. Welcome back to our channel, Target Gurukul. Uh, Today we are going to cover a lecture that is based on MSc entrance exam preparation. आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो MSc एग्जाम की entrance के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनी यूनिवर्सिटी बी इट LU और DU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि अभी हम जो है इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस। प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हमने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करा है, गैदर करा है और यहाँ पे हम उनको लेकर के आए हैं आपके लिए सो दैट वी कैन डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी इस टाइम पे टू कवर होल द सिलेबस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग, ना आपके पास टाइम है, नीदर इट इज़ अ गुड आइडिया टू गो थ्रू होल द थिंग्स। इवन आपने सब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ भी रखी हो तब भी इट इज़ नॉट गुड कि आप इस टाइम पे उन सबको अगेन एंड अगेन रिकॉल करो या फिर रिवाइज करने की कोशिश करो। इट इज़ द टाइम कि हम अब कॉन्साइज और कॉम्पैक्ट वे में स्ट्रक्चर वे में चीज़ें पढ़ें, उतनी ही चीज़ें रिवाइज करें, उतनी ही चीज़ों को लेकर चले जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए एक्चुअली में रेलिवेंट है। तो एट योर लेवल, एट स्टूडेंट लेवल आप इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं ये इशू आता है कि आप नहीं समझ पाते हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा एलिमिनेट करना है। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हमने वो चीज़ें ऑलरेडी एलिमिनेट करके जो इंपॉर्टेंट फिल्टर की हुई चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर के आए हैं। वो कुछ सेलेक्टेड MCQs है जो अभी हम सॉल्व करेंगे और उसको फर्दर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, जस्ट बी विथ मी एंड लेट्स फॉलो द लेक्चर। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व द MCQs। पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर डिस्कशन करेंगे, अगर रिक्वायर्ड हम उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे थ्रू द MCQ ओनली। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप कोई भी इवन अगर आप कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो व्हाट आई फील इज सबसे बेस्ट तरीका किसी एग्जाम को प्रिपरेशन करने का है, किसी एग्जाम के प्रिपेयर करने का है कि आप उसके MCQ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते रहो। वो कभी मतलब अगर आपके पास 10 यूनिट्स है तो आप एक यूनिट भले स्किप कर दो, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू नेवर हैव टू स्किप दीज थिंग्स। ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स प्रोसीड। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज which among the following was proposed by Sidney Fox to explain the evolution of early cells। अब यहाँ पे क्या टर्म आया है, सिडनी फॉक्स आया है। आपको सिडनी फॉक्स की थियरी याद है, थोड़ी बहुत भी याद है थियरी, लेट अस रिकॉल वंस। सिडनी फॉक्स ने क्या बताया था? प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग ऑन दिस बोर्ड एक्चुअली। तो व्हाट हैपेंस इज, इन्होंने कहा था ऐसा, मैं अभी सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ पर ऐसा इनका इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट था नहीं, बहुत ही प्रॉपर लेबोरेटरी सेटअप कर रखा था इन्होंने। सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन चैम्बर से सर्टेन गैसेस रिक्वायर्ड थे जिसकी अंडर इन्होंने उस प्रॉपर कंडीशन में लैब में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। पर अभी हम इसको बस सिंपल टर्म्स में डिस्कस करें क्योंकि अभी हम रिकॉल कर रहे हैं चीज़ें। वी आर नॉट लर्निंग, वी आर नॉट एक्चुअली लर्निंग द थियरी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे से अमाइनो एसिड लिए। अमाइनो एसिड क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को लेकर के जब इन्होंने हीट किया, व्हेन हीटेड द अमीनो एसिड, इन्होंने देखा कि ये सारे पॉलीमराइज हो गए। पॉलीमराइजेस, पॉलीमराइज करके क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटियोनॉइड्स। प्रोटियोनॉइड्स। तो व्हाट वाज द इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अमीनो एसिड्स को गैदर किया, इन अमीनो एसिड्स को हीट करके पॉलीमराइज, जब उन्होंने हीट किया तो अमीनो एसिड्स ने पॉलीमराइज करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया दैट ही नेम प्रोटियोनॉइड्स। अब देखो अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर है। मोनोमर एंड पॉलीमर, देयर आर टू टर्म्स जो आपको क्लियर होने चाहिए। मोनोमर मतलब जब वो सिंगल यूनिट है, एक स्ट्रक्चर अपने सिंगल यूनिट एक इकाई के फॉर्म में है तो हम उसको मोनोमर कहते हैं। अमीनो एसिड मोनोमर है। ये प्रोटीनॉइड्स क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, इसी अमीनो एसिड का। जब ये सेम यूनिट, ये एक अमीनो एसिड है ना, दिस इज वन अमीनो एसिड, अब यही अमीनो एसिड अगर कलेक्टिवली इकट्ठा होकर के बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है तो हम उसको कहते हैं पॉलीमर। ये एक लग मोनोमर है, ये बहुलक यानी सेम यूनिट रिपीट करके इकट्ठे बाइंडिंग करती गई और क्या बना ले रही है, पॉलीमर बना ले रही है। इस पॉलीमर को इन्होंने सिडनी फॉक्स ने क्या नाम दिया था, प्रोटीनॉइड्स बोला था। अब इस प्रोटीनॉइड्स को इन्होंने क्या किया था, वाटर बाथ दिया। वाटर बाथ कहने का मतलब है दिस इज वाटर, वाटर का एक चैम्बर था और इस चैम्बर में प्रोटीनॉइड्स को इन्होंने डाल दिया। अब जब इन्होंने प्रोटीनॉइड्स के वाटर चैम्बर में डाला था तो व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि छोटे छोटे से टाइनी सेलुलर ड्रॉपलेट्स उनको देखने को मिले थे। ये क्या थे, टाइनी सेलुलर
ड्रॉपलेट्स। स्टार्ट कहाँ से करा? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या है? बायो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोल। अभी अमीनो एसिड को क्या किया था उन्होंने? हीट करके प्रोटीनॉइड बना दिया। प्रोटीनॉइड को वाटर चैम्बर में डाल करके क्या बना दिया? टाइनी सेलुलर ड्रॉपलेट्स देखने को मिले थे उनको। अब इन टाइनी सेलुलर ड्रॉपलेट्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? माइक्रोस्फीयर्स। ही नेम्ड इट एज माइक्रोस्फीयर्स। तो दो पॉपुलर टर्म इस थियरी में क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है प्रोटीनॉइड्स, जो आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आ रहा है माइक्रोस्फीयर्स। ये जो सेलुलर फॉर्म इन्होंने देखा था ना, ये सेलुलर फॉर्म, इसका नाम क्या था? माइक्रोस्फीयर था। और ये जो प्रोटीनेशियस फॉर्म है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसको क्या दिया था? प्रोटीनोइड्स नाम दिया था। तो इन्होंने अमीनो एसिड से क्या बना लिया था? माइक्रोस्फीयर, टाइनी सेलुलर ड्रॉप्स बना लिए थे। ये थी सिडनी फॉक्स की थियरी। तो इफ वी चेक द ऑप्शंस, सबसे पहले फोर्सेवेट्स। फोर्सेवेट्स यहाँ रिलेट नहीं करता है क्योंकि ये सिडनी फॉक्स की थियरी से कंप्लीटली अनरिलेटेड है। ये फोर्सेवेट्स किसकी थी? अलेक्जेंडर ओपेरिन की थियरी है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। दिस इज द थियरी ऑफ ओपेरिन हैंडलिंग। क्लेथरेट्स भी यहाँ पे कंप्लीटली अनरिलेटेड है। यहाँ पे ये ऑप्शन लाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि क्लेथरेट्स जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है। केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब सर्टेन गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसी होस्ट मॉलिक्यूल के होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर जाकर के ट्रैप हो जाते हैं और केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये था एक गेस्ट मॉलिक्यूल, ये छोटा सा है गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस गेस्ट मॉलिक्यूल जाकर के किसी होस्ट मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ये गेस्ट मॉलिक्यूल है, ये होस्ट मॉलिक्यूल है, ये जाएगा यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इसके अंदर और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो हम ये सब किसको क्लेथरेट्स किसको रिजेंबल करता है? इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। प्रोटोप्रोटीन इज प्रोटोप्रोटीन इज अगेन अ डिफरेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे सिडनी फॉक्स को रिजेंबल नहीं करता है। माइक्रोस्फीयर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोस्फीयर हमारा राइट आंसर है। अभी मैंने डिस्कस किया कि हाँ उन्होंने कैसे अमीनो एसिड से प्रोटीनॉइड्स बना और प्रोटीनॉइड से माइक्रोस्फीयर को ऑब्जर्व करा था। माइक्रोस्फीयर क्या था? कुछ नहीं, टाइनी सेलुलर ड्रॉपलेट्स थे, छोटे छोटे से सेल की बूंदें बनी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था माइक्रोस्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैम्बेरियन एक्सप्लोजन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन। कैम्बेरियन एक्सप्लोजन को हम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट? चेक द ऑप्शंस। इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉयड ड्यूरिंग कैम्बेरियन। इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉयड ड्यूरिंग कैम्बेरियन, नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पैक्ट हमें देखने मिला था ना, ये किसकी वजह से था? ये डायनासोर के एक्सटेंशन से रिलेट करता है। दिस इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। कैम्बेरियन एक्सप्लोजन से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। अपार्ट फ्रॉम दिस, वॉल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग कैम्बेरियन, नो, यहाँ पे ये भी रिलेट नहीं करेगा। सबसर्फेस गैसियस एक्सप्लोजन, इनडायरेक्टली रिलेटेड। सरफेस गैसेस एक्सप्लोजन कैसे रिलेट कर रहा है? सबसर्फेस का मतलब सरफेस के ऊपर गैसेस पाई जा रही है। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात की गई थी? मीथेन की बात की गई थी। मीथेन हाइपोथेसिस दिया था उन्होंने, इससे रिलेटेड थी मीथेन हाइपोथेसिस। मीथेन की बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि ऑल ऑफ सडन जब सरफेस गैसेस का एक्सप्लोजन हुआ था, यानी गैसेस एक्सप्लोड करी थी, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स था कैम्बेरियन एक्सप्लोजन का, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैम्बेरियन एक्सप्लोजन जो हुआ था, इसका ड्राइविंग फोर्स यानी इसका कारक क्या था? इसकी वजह से हुआ था, सब सरफेस गैसेस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। सबसे पहले गैसियस एक्सप्लोजन हुआ और ये एक्सप्लोजन रिजल्ट किया था कैम्बेरियन एक्सप्लोजन। अब कैम्बेरियन एक्सप्लोजन में क्या होता है? रैपिड इवोल्यूशन होता है, रैपिड इवोल्यूशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, रैपिड इवोल्यूशन ड्यूरिंग द कैम्बेरियन। किसका रैपिड इवोल्यूशन हुआ था? रैपिड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? एक्सप्लोजन टर्म से भी अगर आप रिलेट कर पाओ, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कॉम्पैक्टली, मतलब एक लिमिटेड एरिया में, सॉर्टेड, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बलून है, उसके अंदर तुम, या कोई छोटा सा बॉक्स ही समझ लो, उसके अंदर कोई चीज़, कोई मटेरियल बिल्कुल दबा दबा के एकदम पूरा कॉम्पैक्टली भरते जाओ, तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी भी कुछ टेंडेंसी होगी, कुछ टॉलरेंस होगा ना, जब तक वो अपने अंदर चीज़ें एक्यूमुलेट कर सकता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल ब्रस्ट आउट, और जब वो चीज़ें ब्रस्ट करती हैं तो सारी चीज़ें, उसके अंदर का जो एक्यूमुलेटेड मटीरियल है वो यहाँ वहाँ हर तरफ बिखर जाता है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को जब ऑल ऑफ सडन फ्रॉम अ लिमिटेड स्पेस कोई चीज़ पूरी बिखर जाए, पूरी फैल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये एक्सप्लोजन किस में? रैपिड इवोल्यूशन। कभी भी ये दोनों टर्म्स जनरली साथ नहीं आते हैं, रैपिड और इवोल्यूशन, ये दोनों टर्म साथ नहीं आते हैं।
इवोल्यूशन जो होता है एक स्लो फेनोमेना है, ओवर द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इवोल्यूशन होने में, रैपिड नहीं है। यहाँ पे रैपिड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजन है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन की वजह से रैपिड इवोल्यूशन हुआ था किसका, एनिमल्स का। यही वो टाइम था जब हमें हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे एनिमल्स में, जब प्रेडेटर्स अराइज किए थे। ठीक है, सो व्हाट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। रैपिड इवोल्यूशन किसका, एनिमल्स का, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग कैम्ब्रियन। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएशन सेलेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल सिलेक्शन अराइजेस ड्यू टू। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, एक है वेरिएशन और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन कैसे रिलेटेड है, पहले क्या होगा, पहले वेरिएशन होगा या पहले नेचुरल सिलेक्शन होगा? पहले होता है वेरिएशन। वेरिएशन जब आ जाता है तब हम उसमें नेचुरली चीज़ें, मतलब नेचर, हम नहीं, नेचर सेलेक्ट करती है, उन वेरिएशंस में से नेचर सेलेक्ट करती है कि मेरे अकॉर्डिंग या मेरे सराउंडिंग में रहने के लिए कौन सा क्रीचर, कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट है, जो उसको फिट लगता है उसको वो अडॉप्ट कर लेती है, उसको वो इवॉल्व करने में हेल्प करती है, बाकी को नेचर एलिमिनेट कर देती है, वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है। सो वेरिएशन सेलेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल सेलेक्शन अराइजेस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, directional evolutionary forces, pressure exerted by the natural selection, competition between individuals। प्रेशर की तो यहाँ बात ही नहीं कर सकते हम, नेचुरल सिलेक्शन और प्रेशर, यहाँ पे पहले वेरिएशन आ चुका होता है तब ये सारे टर्म्स आते हैं, तो ये दिस इज नॉट रिलेटेड हियर। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज द राइट ऑप्शन। कैसे है, आई विल डिस्कस अभी, वी विल डिस्कस। और कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल जो है वेरिएशन में हेल्प नहीं करेगा। कंपटीशन क्या करता है, सिलेक्शन में हेल्प करता है, कंपटीशन सिलेक्शन में हेल्प करता है। कंपटीशन ये बताता है कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। दो ऑर्गेनिज्म जब कॉम्पीट करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि हाँ कौन सा सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा फिट है। जो ज़्यादा फिट है उसको नेचर अडॉप्ट कर लेती है, जो फिट नहीं है उसको नेचर एलिमिनेट कर देती है। तो ये जो है कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये सर्वाइवल में हेल्प करता है। सो अगेन यहाँ पे ये ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्शनल इवोल्यूशनरी फोर्सेस कब होते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है म्यूटेशन। इवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन कैसे होगा, इवोल्यूशन की मेनली कुछ फैक्टर्स होते हैं। इवोल्यूशन या तो होगा म्यूटेशन से, या होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, या फिर जेनेटिक चेंजेस, कुछ जीन में डिफेक्ट आ गया, जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, या जीन में कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस। ये तीन कॉज आप हमेशा ध्यान रखोगे। इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक चेंजेस। ये तीनों जब भी फेनोमेनन होता है, जब भी इन्वायरमेंट में इनमें से कोई भी इंसिडेंट देखने को मिलता है तो क्या होता है, इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन अराइजेस वेरिएशन, इससे इवोल्यूशन की वजह से वेरिएशन अराइज होता है। इवोल्यूशन मतलब उत्परिवर्तन और वेरिएशन मतलब विभिन्नता। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, उत्परिवर्तन है, और वेरिएशन क्या है, विभिन्नता है। अब वेरिएशन जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं आएगा, ये अलग अलग वेरिएशन जाता है। जो सेकंड ऑप्शन देखा था ना यहाँ पे, ये जो सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शनल इवोल्यूशनरी फोर्सेस, अब ये जो वेरिएशन आया है इस पे डिफरेंट इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट करती हैं, और ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या करती हैं, इस वेरिएशन को अलग अलग डायरेक्शन देती हैं। कोई ऑर्गेनिज्म किसी वे में डेवलप करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में डेवलप करेगा, तीसरा ऑर्गेनिज्म किसी अलग सर्टेन कंडीशन में डेवलप करेगा, और चौथा
डिफरेंट कंडीशन में डेवलप करेगा। यानी वेरिएशन जो है इवोल्यूशनरी फोर्स उस पर जब एक्ट करती है तो वेरिएशन को अलग अलग डायरेक्शन देती है, वेरिएशन फिर अलग डायरेक्शन में प्रोसीड करता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देता है। अब इनमें से अब आता है नेचुरल सिलेक्शन का रोल। पहले देख लो, पहले वेरिएशन आ चुका है, सबसे पहले इवोल्यूशन आया, इवोल्यूशन होने के बाद वेरिएशन आता है, वेरिएशन के बाद डिफरेंट इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेट करती है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग इनमें से हम नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचर का रोल आता है, नेचर क्या करती है, इनमें से इनको इवेल्युएट करती है, चाहे कॉम्पिटिशन से हो, चाहे इवेल्युएशन से हो, चाहे जैसे भी हो, इनको कंपेयर करा जाता है, इनको सेलेक्ट किया जाता है, इनको फिल्टर किया जाता है। यानी वेरिएशन को फिल्टर करने का काम किसका है, नेचुरल सिलेक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन फिल्टर्स, फिल्टर कर रहा है द वेरिएशन। वेरिएशन हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में हुआ, अब इसको फिल्टर कौन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन करेगा। लेट अस से ये ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द नेचर फिट है, ये ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू नेचर फिट है, तो ये नेचर क्या करेगा, इसको प्रीफर करेगा, इसको प्रेफरेंस देगा, इसको अडॉप्ट कर लेगा और बाकी ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट करने का मतलब ओवर द टाइम ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ये सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये जो ऑर्गेनिज्म फेवरेबल है वो सर्वाइव करेगा, आगे जाकर के अपनी कम्युनिटी बनाता है। अगेन अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। हु प्रपोज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। इसके अकॉर्डिंग, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, नेचर उनको सेलेक्ट करती है जो फिटेस्ट हो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। व्हाट वाज द पॉइंट, द पॉइंट वाज नेचुरल सिलेक्शन की बात जब डार्विन ने की थी तो उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा फिट होगा। नाउ डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस, किस फिटनेस की बात की थी डार्विन ने, दिस इज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन के अकॉर्डिंग जिस फिटनेस की बात की थी उन्होंने वो था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है वो उतना ही फिट है और उतना ही कैपेबल है नेचर में सर्वाइव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज द फेनोमेना जहाँ पे नेचर सेलेक्ट करती है उस ऑर्गेनिज्म को जो सबसे ज़्यादा फिट होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट किस टर्म में बात की थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की, जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा उतना ज़्यादा नेचर में सर्वाइव करने के लिए फिट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। याद है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था, जस्ट अ मिनट। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल रिकॉल करो क्या था, इक्वेशन याद है, it was something like p square plus q square plus 2, no it was p square plus 2pq plus q square। सेम थिंग है, आप डिफरेंट वे में या तो p और q को एक पास रखो या फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट रखो, इज योर चॉइस। बट हाँ, प्रेफरेंस अगर बात की जाए तो पहले p स्क्वायर है, फिर 2p है, फिर q स्क्वायर। p क्या था, इट वाज डोमिनेंट एलील, और q क्या था, इट वाज रिसेसिव एलील। p was dominant and q was recessive allele। where we were ना ना, नेचुरल सिलेक्शन हो गया ना, हार्डी विनबर्ग, yes here, this is irritating। moving slowly। तो
Now fourth question, which among the following will violate the Hardy-Weinberg equilibrium? Now let us recall Hardy-Weinberg का प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, तो नोट्स के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। हार्डी-विनबर्ग इनका प्रिंसिपल था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, जहाँ पे पी स्क्वायर वॉज, पी स्क्वायर क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, जहाँ पे पी स्क्वायर था डोमिनेंट एलील एंड q स्क्वायर था रिसेसिव एलील। ये जो दो टर्म है, पी स्क्वायर होमोजाइगस है, q स्क्वायर होमोजाइगस है, बट 2pq क्या है, P square is homozygous dominant, Q square is homozygous recessive and 2pq is 2pq क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। P स्क्वायर जो है कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है, Q स्क्वायर स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, एंड 2pq वन कैपिटल ए एंड वन स्मॉल ए, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, हार्डी-विनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था कि जब एलील, जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन कांस्टेंट, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम चाहिए तो किसी भी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, इसके लिए सर्टेन जो है फीचर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या है, कोई म्यूटेशन ना हो, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, लार्ज पॉपुलेशन, एक्सेट्रा, ना म्यूटेशन हो, ना माइग्रेशन हो, और पॉपुलेशन भी लार्ज होनी चाहिए। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, पर हम अभी इन तीनों को प्राइमरली लेकर के चलते हैं क्योंकि इन तीनों से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, और ये जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। नो म्यूटेशन का मतलब उस स्पीसीज में कोई भी म्यूटेशन, किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा। नो माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब स्पीसीज एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी पे माइग्रेट ना करें। थर्ड इज लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज होनी चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस आते भी हैं तो वो निग्लिजिबल होंगे, वो इग्नोरेबल होंगे। तो जब ये तीनों कॉजेज होते हैं, जब तक ये तीनों फैक्टर्स हैं हमारे फेवर में, तब तक एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उनके लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है। नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल वायलेट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हमारे लॉ को वायलेट करेगा। वी हैव द ऑप्शन पैनमिटिक पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, infinite population size and no mutation. If you see the option 1, what is panmitic population? Panmitic population क्या है? Panmitic population एक टर्म तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे ये छोटे पॉपुलेशन की बात की जाए, एक ऐसा पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन जहाँ पे मेटिंग जो होती है बहुत ही रैंडम होती है, देयर इज रैंडम मेटिंग, और जो पार्टनर्स होते हैं वो रिलेटेड नहीं है, द पार्टनर्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड एंड द मेटिंग इज इन मेटिंग इज इन रैंडम डायरेक्शन। नो, आई वाज ऑन द क्वेश्चन ना, where is the PDF? Shiva, Subham sir, PDF. Where we were on पैमेटिक पॉपुलेशन है। पैमेटिक पॉपुलेशन छोटा सा पॉपुलेशन है जहाँ पे मेटिंग जो होती है रैंडम डायरेक्शन में होती है और पार्टनर जो है वो अनरिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज मैंने बताया, अगर पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइट है, पॉपुलेशन साइज लार्ज है, तो ये फेवर है, ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। और अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हो रहा है, उनका लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है
वन ऑफ द फीचर मैंने वहाँ लिखा था म्यूटेशन, माइग्रेशन, पॉपुलेशन, 3 फैक्टर्स डिस्क्राइब करे हैं ना। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। तो ये दोनों तो पता चल रहा है कि हाँ ये दोनों फेवर करते हैं हार्डी-वेनबर्ग के लॉ को। पैनमेटिक पॉपुलेशन ये भी अलग है क्योंकि वो रैंडम मेटिंग कर रहा है और प्लस स्मॉल पॉपुलेशन की बात हो रही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, अब नाउ सी द जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे किसी एक पॉपुलेशन में छोटा सा पॉपुलेशन है, अब उसमें फॉर सम रीजन, फॉर सम सर्टेन कॉज उनका जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी हो वो डिस्टर्ब हो जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, फॉर छोटे से पॉपुलेशन में फॉर सर्टेन रीजन, फॉर सर्टेन कॉज उनका एलिलिक फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ को, इस टर्म को, इस फैक्टर को, इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये इटसेल्फ ही डिस्क्राइब करता है कि हाँ एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आए हैं। जब तक ड्रिफ्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को एक टर्म तुम ध्यान रख लो, ड्रिफ्ट का मतलब है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। ड्रिफ्ट क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि एलिलिक फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है। अगर एलिलिक फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है तो जो हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल था, जो उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था p² + 2pq + q² = 1, ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। और अगर ये मेंटेन नहीं है तो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है मतलब उनके लॉ को वॉयलेट करा जा रहा है। तो कौन सा फैक्टर वॉयलेट कर रहा है? इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच अमंग द फॉलोइंग विल वॉयलेट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिलिक फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स आर मेनली फाउंड इन। यू आर वेल अवेयर, जब भी हम फॉसिल की बात करते हैं सबसे पहले हमारा ध्यान रॉक्स की तरफ ही जाता है। फॉसिल्स आर मेजरली फाउंड इन द रॉक्स ओनली। तो दो ऑप्शंस को तुम इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, इट इज ओशियन और वोल्केनिक इरप्शन। ये दो ऑप्शन तो तुम एलिमिनेट कर दो, ठीक। आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस बी एंड डी, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक। अब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाउ टू गेट दैट पॉइंट, ठीक है। इग्नियस रॉक को इफ वी रिलेट, इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा से अराइज करते हैं और मैग्मा टेम्परेचर आपको आप वेल अवेयर हो गए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इग्नियस रॉक में ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ज़्यादा हीट होने की वजह से ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर वहाँ फॉसिल है तो वो डीनेचर हो जाता है, वो फॉसिल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो वो फॉसिल हमारी क्या काम की रह जाएगी फिर अगर वो डीनेचर हो जा रही है तो इट इज़ नॉट फेवरेबल। इग्नियस रॉक में फॉसिल का पाया जाना फेवरेबल नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक में इट इज़ फेवरेबल। फॉसिल जो है मेनली फाउंड पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, अब सादी चट्टाने में। क्यों? क्योंकि ये फॉसिल्स अगर जीवाश्म की बात की जाए, कोई भी रॉक जो होता है ओवर द ईयर या ओवर मतलब ऐसे 10-20 साल में नहीं बन जाता, इट टेक्स अ डिकेड, एक प्रॉपर टाइम लगता है रॉक को बनने में। तो इसमें क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक अगर मान लो वो लेयर जो है बहुत ही हार्ड है या एक्सेसिव हीट है तो वो फॉसिल को डीनेचर कर देती है। पर इस केस में क्या होता है, वो जो लेयर्स है वो बहुत स्लो फेनोमेनन होता है और लेयर का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लेयर नई लेयर एक्यूमुलेट करने में, जिसकी वजह से जो उसके अंदर फॉसिल प्रेजेंट है वो प्रेशर में नहीं होते, वो ज़्यादा बरीड नहीं होते, वो जेंटली वहाँ पे प्रेजेंट रहती है और काफ़ी प्रिजर्व स्टेट में होती है। मतलब ज़्यादा प्रेशर ना होने की वजह से, ज़्यादा हीट ना होने की वजह से उसको फॉसिल को एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन मिलता है। कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक में, जिसकी वजह से वो वहाँ जेंटली बरीड रहती है और ओवर द टाइम वो प्रोटेक्टेड रहती है और हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं। तो फॉसिल में आर मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इग्नियस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा और हीट क्या करेगा, डीनेचर कर देगा हमारे फॉसिल को। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6, अ फॉसिल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम जुरासिक एरा। किसी एक फॉसिल को हमने जुरासिक एरा से डिस्कवर करा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सूटेबल मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। अब कुछ ऑप्शन हमारे पास है और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल मेथड है उस एक फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन आर सी डेटिंग, कार्बन डेटिंग, पोटेशियम डेटिंग, हाइड्रोजन डेटिंग एंड यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने की बात करते हैं, फॉसिल की एज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस टाइम पीरियड से आया है। क्या करते हैं, टाइम पीरियड हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। जब हम फॉसिल के टाइम पीरियड को पहचान लेंगे कि हाँ वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वो डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो हम बेसिकली फॉसिल को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है रीसेंट फॉसिल और दूसरा है एंशिएंट फॉसिल। रीसेंट फॉसिल कहने का मतलब है अगर फॉसिल का एज जो है ऑलमोस्ट 50,000 है, फॉसिल का एज समवेयर लाइज बिटवीन 50,000, 50,000 मिलियन ईयर्स के रेंज में अगर है ये 50,000,
तो हम उसके लिए कौन सा यूज, उसको हम कहते हैं वो रिसेंट फॉसिल की कैटेगरी में आएगा। और रिसेंट फॉसिल मतलब 50,000 ईयर्स, सॉरी मिलियन नॉट, 50,000 ईयर्स। और ये कहाँ, इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। 50,000 ईयर्स तक अगर है वो फॉसिल इस एरिया में, इस टाइम स्पेन में अगर आता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, और उसको हम क्लासीफाई करते हैं रिसेंट फॉसिल की कैटेगरी में। इसके अलावा अगर एंशिएंट फॉसिल है, एंशिएंट मतलब काफी प्राचीन है, काफी पुराना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं इधर पोटेशियम डेटिंग मेथड या यूरेनियम डेटिंग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जुरासिक एरा क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे तुम ये तो बता दिया कि हाँ एक फॉसिल डिस्कवर हुई है, उसका एज डिटरमाइन करना है हमें। अब हेड कहाँ है इस क्वेश्चन में, हेड यही है, जुरासिक एरा की बात कर रही है। अब तुमको जुरासिक एरा से क्या करना है, पीरियड गेस करना है कि हाँ वो फॉसिल किस पीरियड को बिलोंग करता है, क्या उसका लाइफ स्पेन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे लिए सबसे सुटेबल मेथड क्या होगा उसके एज डिटरमिनेशन के लिए। तो जुरासिक एरा की बात करें तो ये किस, इसका अगर टाइम पीरियड बताओ, इट वॉज अराउंड I guess 200 to 145 million years ago. MYA means million years ago. 200 to 145 million years ago, यानी ये काफी एंशियंट है। जुरासिक एरा इज वेरी एंशियंट। ये जो फॉसिल मिला होगा वो एंशियंट फॉसिल है, और इसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल आंसर है वो है यूरेनियम डेटिंग, द रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड, यूरेनियम डेटिंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the species that invade an area and start the process of ecological succession। ऐसी स्पीसीज जो किसी बैरन लैंड पे, बैरन मतलब बंजर जमीन पे, बंजर जमीन पे आती है, वहां रहना शुरू करती है, पहली बार आ रही है वहां, या डिस्टर्ब लैंड हो, ऐसा ना हो बंजर बिल्कुल कंप्लीटली कभी कोई हैबिटेट कोई क्रीचर रहा ही ना हो, ऐसा भी अगर बैरन लैंड है या फिर मतलब डिस्टर्ब लैंड है, और वहां पे फिर से कोई नई स्पीसीज, नई कम्युनिटी आके बन रही है, तो जो पहली स्पीसीज आई होगी उसको हम क्या कहते हैं, पाइनियर स्पीसीज, इज नोन एज पाइनियर स्पीसीज। सबसे पहले जो स्पीसीज आ करके इन्वेड करती है किसी बैरन लैंड पे, उसको हम कहते हैं पाइनियर स्पीसीज। ये पाइनियर स्पीसीज जब फर्दर आगे डेवलप करती हैं तो जाकर के सेरल स्टेज ले आती हैं, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी वगैरह बनाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे थे। पाइनियर स्पीसीज का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो है लाइकेंस ऑन द रॉक। रॉक्स पे, ऐसे जनरली रॉक्स पे हम लोगों को कुछ, दे आर यूजुअली बैरन ना, रॉक्स आर यूजुअली बैरन, पर जो अगर कोई स्पीसीज आके इन्वेड करती है उस पे, इट इज लाइकेन, और ये बहुत ही पॉपुलर है पाइनियर स्पीसीज। लाइकेन जो है एक पाइनियर स्पीसीज, रॉक्स, रॉक्स पे इन्वेड करने वाले ऑर्गेनिज्म। यहाँ ऑप्शंस भी हैं, क्लाइमेक्स स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज, सेरियल, सेरल स्टेज, ये सारी चीज़ें तो बात की है, ये तीनों चीज़ें बाद में आती हैं। पहले जो पहली स्पीसीज आ रही है वो है पाइनियर स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 8, Knock Creek Biosphere Reserve is located in, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको मेमोराइज करना है, इट इज नॉट कॉन्सेप्चुअल। नॉक क्रीक बायोस्फीयर जो है मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है। नाइन्थ है संगाई डियर इज द सेंट्रल फीचर ऑफ, संगाई मतलब जो बारहसिंगा होते हैं। ये इनमें से जो चार ऑप्शन तो आपके पास दिए गए हैं, इससे किसको रिलेट कर रहे हैं, केबल, केबल और जिहांग और नीलगिरी और फिर मानस, चार ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें से जब हम बारहसिंगा को देखते हैं, एक्चुअली ये एक्चुअल में मेनली अगर अगर हम इसको बात करें, इन ऑप्शंस को साइड हटा दो तो सबसे ज़्यादा कहीं एसोसिएटेड है संगाई डियर, देन इट इज कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना होते, या फिर ऑप्शन है और उनमें ये भी एक ऑप्शन है कान्हा, तो आप सबसे पहले किसको प्रीफर करोगे, कान्हा को प्रीफर करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संगाई डियर जो बारहसिंगा होते हैं वो इसी से एसोसिएटेड होते हैं। इसके अब अलावा अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो आप किसको प्रीफर करोगे, मानस को। मानस नेशनल पार्क विल बी द सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस इज कान्हा नेशनल पार्क, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमने मानस मार्क किया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which among the following pyramid is always upright, पिरामिड आ गया। पिरामिड
ऑब्वियसली इकोलॉजी का पार्ट है और इट इज़ समथिंग जो तुमको 10th से स्टार्ट होता है, 10th 12th के बाद चाहे तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, इनफैक्ट नीट तक में ये पिरामिड से क्वेश्चन अराइज हो रहे, इट इज़ 100% मैंडेटरी कि हाँ इससे क्वेश्चन बनेंगे। इनफैक्ट अभी अब तुम सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे ना, तब भी ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये हमेशा रहेगा। तो पिरामिड्स को हम अच्छे से प्रॉपरली एक लेक्चर लेकर के इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या। अभी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, इनमें से ऐसे कौन सी पिरामिड होती है जो हमेशा अपराइट होती है, ठीक है। ऑप्शंस आर पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और ऑल ऑफ द। इनमें से कोई एक या फिर सारे, 3 टाइप के ही पिरामिड होते हैं हमारे पास। लेट अस डिस्कस दैट। इकोलॉजिकल पिरामिड, don't mind my writing, it is not that well, I know, but to improve. Yeah, I'm not familiar on this board now, that's why. So we have got the pyramid of number. Let's first write biomass, then pyramid of number, and then pyramid of energy. अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात की जाए अगर, ठीक। अपराइट और इन्वर्टेड पहले समझ लो, अपराइट क्या है, इन्वर्टेड क्या है। जो पिरामिड होता है ये है बेस, तो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला एरिया उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। दिस इज बेस, दिस इज बेस। अब इस बेस के ऊपर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल तुम बनाते जाओ, और अगर इसका एरिया बेस से कम होता जा रहा है, ठीक है, बेस जो है वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है, और इसके ऊपर जितने भी ट्रॉफिक लेवल आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, इनका एरिया जो है वो कम होते जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं अपराइट पिरामिड। ये हो जाएगा क्या, अपराइट पिरामिड। बेस क्या है, वाइड है, और एपेक्स क्या है, एपेक्स जो है नैरो होता है और बेस जो है वाइड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब देख लो मान लो ये बेस है, ठीक है, बेस से अगर ज़्यादा वाइड, बेस से ज़्यादा वाइडर जाता है, तो फिर दिस वाज अपराइट। अपराइट मतलब बेस जो है ब्रॉड है, एपेक्स जो है वो नैरो होता गया, ये हो गई अपराइट पिरामिड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बेस जो है वो छोटा सा है और इसका एपेक्स ब्रॉड होता जाए, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड। अदर टाइप्स भी होते हैं पर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये अपराइट है और ये इन्वर्टेड है। सबसे पहला जो होता है ट्रॉफिक लेवल, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3, इसके ऊपर एक और ला दो तो वो हो गया ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है। सबसे पहले बॉटम पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी तो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इन पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आते हैं टॉप कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर, यानी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल डेथ होता है, जिनको कोई खा नहीं सकता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर ली। अपराइट और इन्वर्टेड समझ के बाद हम वापस चलते हैं टॉपिक पे। पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ तुम रह रहे हो, जो तुम्हारी सराउंडिंग है, उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल 1 मैंने बताया कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे हम प्रोड्यूसर को रखते हैं। प्रोड्यूसर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, साइनोबैक्टीरिया है वो प्रिपेयर करेगा। यहाँ कौन आता है, प्लांट आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। अब तुम्हारे सराउंडिंग में क्या ज़्यादा है, प्लांट ज़्यादा है या एनिमल ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है प्लांट ही ज़्यादा है। तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन बायोमास, इसलिए ये जो बेस होता है जहाँ प्रोड्यूसर है वो वाइडर है, यानी वो ज़्यादा बायोमास शो कर रहे हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, इन प्लांट्स पे फीड करते हैं। अब
अपने सराउंडिंग में देखो, इफ देयर आर इन अ फील्ड, किसी फील्ड में जाओ तो मान लो वहाँ पे 1000 प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कितने होंगे? 25-50 ऐसे ही कुछ होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, प्रोड्यूसर्स का नंबर जो है वो, नंबर बोलो या बायोमास बोलो, वो कम ही रहेगा। किससे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा रहेगा किससे? प्राइमरी कंज्यूमर से। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगी? कम होते हैं बायोमास में, इसीलिए इनको, इनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो नैरो अप हो गया है। फिर चलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो ये इनसे कम होते हैं नंबर में और दस इनका बायोमास भी कम होता जाता है। ठीक, फिर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो जब हम टेरेस्ट्रियल लेवल पे बायोमास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पिरामिड हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? अपराइट मिल रहा है। सेम पिरामिड ऑफ नंबर चलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, पिरामिड ऑफ नंबर भी, चूंकि प्लांट्स आर मोर इन नंबर, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं नंबर में, फिर उससे कम है प्राइमरी कार्निवोर, फिर उनसे कम है सेकेंडरी कार्निवोर, उससे भी कम है टर्शियरी कार्निवोर। जैसे जंगल वाला हैबिटेट इमेजिन कर लो ना, जंगल का सिचुएशन इमेजिन करो, जंगल में प्लांट्स ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं, उसके बाद से उन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद से उन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले ऑर्गेनिज्म, और फिर सबसे कम कौन है? लॉइन वगैरह, जो टॉप कार्निवोर पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर डिक्रीज करेगा वैसे वैसे बायोमास भी डिक्रीज करता जाता है। और पिरामिड ऑफ नंबर एज वेल एज पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात चल रही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दोनों का दोनों क्या होता है? अपराइट होता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? बायोमास, अगर तुम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाके देखो, ऐसा पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड देखने मिलता है। क्यों? एक्वेटिक इकोसिस्टम में यानी हम पानी में जा चुके, यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे से प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बेबी फिशेस होती हैं, ऐसे क्यूट क्यूट सी, क्यूट बन नहीं रही है पर क्यूट होती हैं। ओहो, मैं आई फॉरगॉट, मछली कैसे बनाते हैं? ऐसा था ना कुछ, या समथिंग लाइक दिस। तो दीज आर बेबी फिशेस, ये छोटी छोटी फिशेस हैं। मान लो ये छोटी छोटी सी फिशेस हैं, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में तुम चले जाओ तो ये बेबी फिशेस जो होते हैं दे आर मोर इन नंबर, दे आर मोर इन नंबर। और मतलब इनका जो बायोमास होता है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा कम होता है। बायोमास इज वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू द बिगर फिशेस। जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बिगर फिशेस हैं, उनके बायोमास से कंपेयर करो तो इन बेबी फिशेस का बायोमास जो होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए सबको एक्यूमुलेट करने के बाद भी इनका बायोमास जो आता है वो हमेशा कम ही होता है किससे? बड़ी वाली फिशेस के कंपेरिजन। ये जो बड़ी वाली फिशेस होती है गंदी मछलियाँ हैं, दीज आर गंदी मछलियाँ, क्योंकि इनको जा करके खा जाती हैं और इनको खा लेंगी, फिर इनका बायोमास फर्दर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और जो इनसे बड़ी मछली होती है, एकदम बड़ी वाली, बड़ी वाली मछली इनको खाएगी, इनका बायोमास और ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब छोटी मछलियाँ उनका बायोमास कम है और जो बड़ी मछलियाँ उनका बायोमास ज़्यादा है। इसीलिए बेबी मछलियाँ जो हैं बायोमास कम, वो खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ उनका बायोमास ज़्यादा। पिरामिड ऑफ नंबर अगर बात की जाए तो पिरामिड ऑफ नंबर हम समझेंगे एक्वेटिक सॉरी ट्री इकोसिस्टम इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल फॉर पिरामिड ऑफ नंबर। अगर इन्वर्टेड शो करना है तो तुम ट्री इकोसिस्टम समझा लो। लेट्स मेक द ट्री फर्स्ट। दिस इज अ ट्री। ठीक, अब इस पेड़ पे सर्टेन फ्रूट्स हैं, मान लो एप्पल। नो, आई डोंट लाइक एप्पल। देयर इज मैंगो, वो मैंगो आर सफिशिएंट। इस पे कुछ बर्ड्स हैं, यहाँ बैठी, लेट अस से एक बर्ड यहाँ बैठी हुई है, एक बर्ड यहाँ बैठी हुई है, यहाँ भी कुछ बर्ड्स हैं, ये जो है बर्ड्स हैं। ठीक, इस पे एक मंकी भी बैठा दो, ये एक मंकी है। और क्या रहते पेड़ पे? छोटे छोटे से क्रीचर्स, यहाँ पे छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं,
बटरफ्लाई है, chameleon, yes, chameleon. How do I make one? Something like this. Just imagine this is a chameleon, ठीक है. So this is one tree. अब इस tree पे क्या है? There are fruits, there are leaves. इनको खाने के लिए there are certain organisms like birds, crows, parrots, chameleon, butterfly, few insects, monkey. ये क्या करते हैं? इस पेड़ पे रहते हैं, यहाँ inhabit करते हैं और जो भी ये ट्री प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं. ये जो ट्री है इनके लिए इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम का काम करता है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्री इकोसिस्टम कहते हैं. जब तुम यहाँ देखो, अब इसको ट्रॉफिक लेवल पे अगर हमें प्लॉट करना हो तो कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने बताया कि प्रोड्यूसर रखते हैं, बेस पे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा. तो बेस बनाओ. अब यहाँ प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर मतलब द वन जो अपना खाना खुद बनाता है. ऑब्वियसली द प्लांट, पेड़ ही तो है. इसके अलावा एनिमल्स थोड़ी अपना खाना बनाते हो, तो इसका खाना चुरा के खा रहे हैं. जो तुम करते हो, तुम भी किसी का खाना चुरा के खाते हो. यू आर नॉट मेकिंग योर ओन फूड, क्योंकि तुम्हारे पास क्लोरोफिल नहीं है, तुम प्लांट्स का खाना ले रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्लांट कितने नंबर में है? एक ही तो पेड़ है, एक ही मैंगो ट्री है. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कितना होगा? छोटू सा होगा, छोटू सा. हम इसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि एक ही. इसके ऊपर आते हैं इन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म. अब इन प्लांट्स को खाने के लिए कौन कौन है इसमें? यानी प्लांट को खाने के लिए मतलब इसके लीव्स को खा रहे हैं, इसके फ्रूट को खा रहे हैं. कौन खा रहा है? बंदर, पैरट, कैमेलियन, वो सब खा रहे हैं. ये दे आर मोर इन नंबर ना. तो सिंस दे आर मोर इन नंबर, इस ट्री की कंपेरिजन में ज़्यादा है. तो अब ये पिरामिड कैसा हो गया? बेस इसका छोटा सा है, एपेक्स इसका बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड पिरामिड. ये हो गया इन्वर्टेड पिरामिड. तो हमने देख लिया कि हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर दोनों ही अपराइट है. कब तक? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तक. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से जब हम बाहर निकाल रहे हैं, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो बायोमास इन्वर्ट हो जा रहा है. अगर हम ट्री इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिरामिड ऑफ एनर्जी. I'm writing roughly. अब जब पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो इसको तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लो, क्योंकि ये चीज़ कभी चेंज नहीं होने वाली. इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल. तुम 10,000 साल बाद भी पढ़ना, ये चेंज नहीं होगी. दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. अपराइट कहने का मतलब प्रोड्यूसर वाइडर, कंज्यूमर धीरे धीरे सक्सेसिव लेवल पे क्या होंगे? कम होते जाएंगे. ठीक है. अब ये हमेशा ऑलवेज अपराइट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिशन है वो 10% लॉ को फॉलो करती है. एनर्जी ट्रांसमिशन फॉलोज 10% लॉ. एनर्जी ट्रांसमिशन किसको फॉलो कर रही है? 10% लॉ को फॉलो कर रही है. हमने क्या देखा? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होती है क्योंकि ये 10% लॉ को फॉलो करती है. अब ये 10% लॉ क्या है? लेट अस सी, T1 लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल 1 पे 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है. तो अब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे इसके आगे जब हम चलेंगे तो इस एनर्जी का सिर्फ 10% जो 10% हिस्सा है वही आगे जाता है. तो 10% ऑफ 10,000 इज 1,000. अब इस लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसमिट की जा रही है दैट इज ओनली 1,000 किलो जूल. बाकी जो 90% एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट. 90% ऑफ एनर्जी जो है इन्वायरमेंट को भेज दी जाती है. किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट को रिलीज कर दी गई है 90% ऑफ एनर्जी. और 10% क्या है? आगे सक्सेसिव लेवल पे ट्रांसमिट करी जा रही है. 10,000 से 1,000 हुआ, 1,000 से फर्दर अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाना है तो इसका 10% जाएगा. 10% जाने का मतलब अब इसके पास कितना आएगा? 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी. और बाकी जो है 90% कहाँ चला गया? हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया. फर्दर 100 से आगे के ट्रॉफिक लेवल पे चलना है तो अभी इतना कहाँ कितना जाएगा? 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी आगे जा रहा है. तो सिंस एनर्जी आगे के ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज ही होती जा रही है तो जाहिर सी बात है इसका जो ये ट्रॉफिक लेवल हो गए ये हमेशा रिड्यूस ही होते जाएंगे ना. वाइड तो होंगे नहीं क्योंकि एनर्जी हमेशा सबसे नीचे, जितना नीचे होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा, जितना ऊपर जाएगी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी. तो इनका अपराइट होना इज यूनिवर्सल, ये कभी नहीं चेंज होने वाला. ना यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हमारे पास जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं हम क्यों ट्रॉफिक लेवल 3 या 4 या मैक्सिमम चलो 5, वैसे तो 4 ही होते हैं, आइडियल इज 4, T4 लेवल तक ही होता है, इसके आगे क्यों नहीं जाता है?
मान लो लेटर से हमने इमेजिनरी, तुम कर लो, इमेजिन कर लो कि ठीक है आगे हम ट्रॉफिक लेवल बनाते जा रहे हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, T3, T4, T5, T6, T7, 7 तक मान लो, अभी सिर्फ 7 गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, 10,000 का 10% आगे जाएगा तो 1,000, 1 का आगे जाएगा तो 100, 100 से 10, 10 से 1, 1 से 0.1, 0.1 से 0.01। तो ऐसे आप देख रहे हो कि एनर्जी कैसे कितना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती जा रही है। अब इतनी कम एनर्जी पे कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इट इज़ मस्ट कि उसके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होना ही नहीं है। तो सिंस एनर्जी ये डिक्रीज करती जा रही है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती जा रही है, इसीलिए ये जो ट्रॉफिक लेवल है इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, और हम फर्दर ट्रॉफिक लेवल प्लॉट नहीं कर। ओके, तो यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर नाउ। ऑप्शंस कहाँ है हमारे? विच अमंग द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होती है। इसके अलावा पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है कब? ट्री इकोसिस्टम में। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कब होता है? जब व्हाट वाज दैट, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। व्हाट इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड? इफ यू रिमेंबर, प्रोग्लोटिड आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और ऐसे सेगमेंट्स हो गए, ऐसे सेगमेंट जिनमें एग्स होते हैं, द एग बियरिंग सेगमेंट्स, कुछ ऐसे सेगमेंट जिनमें एग है, इनको हम कहते हैं क्या? ग्रेविड प्रोग्लोटिड। यानी एग बियरिंग सेगमेंट को हम कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? टेप वॉर्म का। ग्रेविड प्रोग्लोटिड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेप वॉर्म। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि टेप वॉर्म कौन सा है। जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, फाइलम्स पढ़े होंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी, कौन सा हुक वॉर्म है, कौन सा राउंड वॉर्म है, कौन सा टेप वॉर्म है। एंड नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी चीज़ें आपको रिमेंबर होनी ही चाहिए। नाउ रिकॉग्नाइज कि इनमें से टेप वॉर्म कौन सा है। इट इज़ Taenia solium. ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म यहाँ पे Taenia solium है। ये कौन सा होता है? ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनमें एग स्टोर रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग अपेंडिसेस इन पैलिमिन इज नॉट बायरेमस? पैलिमिन, इफ यू आर अवेयर, ये जो होते हैं फ्रेश वाटर प्रॉन्स होते हैं, ये वाले। लेट मी शो यू। फ्रेश वाटर प्रॉन्स ऐसे कुछ, something like this, like something like this, not exactly like this. I don't know if you could get it or not. Like these are freshwater prawns, na? Freshwater prawns. इतना तो you must be knowing. This is a very popular food, not in our country. Freshwater prawn. Prawn आपको पता होगा, ऐसा ही होता है। और ऐसे ऐसे इसके अपेंडिसेस निकले होते हैं। इसके पास ऑलमोस्ट 19 अपेंडिसेस होते हैं, और ये 19 के 19 जो होते हैं ऑलमोस्ट सारी जो होते हैं बायरेमस होते हैं। बायरेमस कहने का मतलब है कि अगर एक सेगमेंट निकल रहा है, ये एक सेगमेंट निकला है, तो आगे जाके 2 ब्रांचेस में स्प्लिट कर जाए, तो इसको हम कहते हैं बायरेमस। और यूरिनिमस क्या होता है? जब ये सिंगल सेगमेंट निकले, मतलब सेगमेंट जो है स्प्लिट नहीं कर रहे, कोई ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच है, तो यूरिनिमस है। और अगर ये ब्रांचेस निकल जा रहा है तो बायरेमस है। पैलिमिन में क्या होता है? जो ये प्रॉन है 90s अपेंडिसेस है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे बायरेमस ही होते हैं, यानी सारे फर्दर जाके किसी न किसी ब्रांच में स्प्लिट करे हुए हैं। तो ऑप्शंस आर एंटीनी, एंथ्यूनस, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला। और यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज एंटीनल, एंथ्यूनल्स। ठीक है। Which layer, question number 13, which layer in molluscal cell is called as mother of pearl? अब इसकी बात करें अगर, तो जो नेक्रेसियस लेयर होता है, यानी जो मोती की परत होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोस्ट्रेकम। तो मोलस्का में
दे आर द पोल स्टोरिंग ऑर्गेनिज्म ना, इनके अंदर हमें पोल्स मिलते हैं और इनमें जो वो पर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं नेक्रीसियस लेयर, और उसका नाम क्या है, हाइपोस्ट्रेकम। दैट नेक्रीसियस लेयर इज नोन एज हाइपोस्ट्रेकम। बाकी सारी तो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग वगैरह है, ये जो है नेक्रीसियस लेयर है, इसके अंदर जो है वो पर्ल स्टोर रहते हैं। इन द कनाल सिस्टम फाउंड इन साइकन फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन canal system found in Saigon. Do you remember the canal system, how it was? Do you remember the image? Let us recall roughly. थोड़ा थोड़ा सा ऐसा था। I'm making the rough diagram just for your understanding. It was something like this, like these are not joints, there are pores, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंट्री के लिए पासेस देता है इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जहाँ से वाटर एंटर करेगा। ऑस्टिया इज द रीजन जहाँ से वाटर एंटर करता है, एंड दिस इज ऑस्कुलम। ऑस्कुलम इज द रीजन जहाँ से वाटर की एग्जिट होती है, बॉडी कैविटीज होते हुए पानी बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे होते हैं इंकरेंट कनाल, इधर होते हैं रेडियल कनाल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स आर नथिंग बट सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो दे आर प्रेजेंट इन रेडियल, दिस नहीं है यहाँ पे रेडियल कनाल। ये जो कोएनोसाइट सेल्स होती हैं ये रेडियल कनाल के पास देखने को मिलती हैं, ना कि बाकी सारी जगह, ठीक है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम तो ध्यान रखना कि ऑस्टिया वाटर एंट्री के लिए है और ऑस्कुलम वाटर एग्जिट के लिए। तो यहाँ था ऑप्शन डी वॉज हियर, रेडियल कनाल, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ अ सिलेंडरीड कॉलोनी इज कॉल्ड एज, यू नो सिलेंड्रेट्स जो होते हैं जनरली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब वो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे ओबेलिया, तुमने टर्म निडीरियंस में काफ़ी पॉपुलर टर्म है ओबेलिया, तो ओबेलिया क्या, ओबेलिया इज अ कॉलोनी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉलोनी। अब उस कॉलोनी में अगर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसको हम जॉइड कहते हैं। तो इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रेट कॉलोनी इज कॉल्ड एज जॉइस। Apart from this, function of epipubic bone in marsupials is, what is epipubic? Epipubic bones is मतलब ये जो फ्रंटल पोर्शन होता है ना उसको सपोर्ट करने का काम है epipubic bones का, नथिंग एल्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज नहीं, ये इनका काम नहीं है। हाउ विल इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, लाइक ठीक है इनडायरेक्टली इफ यू सी तो टू समवेयर इट इज इन्वॉल्व बट नॉट दैट मच। हेल्प इन लोकोमोशन नॉट एट ऑल। सपोर्टिंग मार्सुपियल पाउच, यस इट इज द मेन रोल। एपिप्यूबिक बोन क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, मार्सुपियल के पाउच को। जो मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पाउच बीयरिंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पाउच को सपोर्ट, लाइक ऐसा उनका जो माउथ होता है, जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनको हम पाउच कहते हैं, तो इसको सपोर्ट हो सपोर्टिंग मार्सुपियल पाउच, मार्सुपियल के पाउच को सपोर्ट करता है। टाइप ऑफ वर्टिब्री फाउंड इन मैमल्स, मैमल्स में कौन सी वर्टिब्री पाई जाती है, तो इट इज एसीलेस। एसीलेस क्यों, वर्टिब्री के टाइप्स किस बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया कि उनका जो एंड्स है वो कैसे है, वेदर द एंड्स आर कर्व्ड, वेदर द एंड्स आर फ्लैट, और या फिर दोनों फ्लैट है, दोनों कर्व, एक फ्लैट एक कर्व। तो हमारे में जो मैमल्स होते हैं इनमें दोनों एंड्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ वर्टिब्री इज नोन एज एसीलेस, मतलब दोनों एंड्स जो है वो कैसे फ्लैट है। We were on ओके वेट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया है, ये भी हो गया। द एंसेस्ट्रल किडनी इन वर्टिब्री इज नोन एज, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी जो किडनी होती है, हमने तीन बेसिस पे बेसिकली क्लासिफाई कर रखा है इनको।
प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस, मेटानेफ्रस, ये पॉपुलर टर्म्स है जो आपको बार बार सुनने को पढ़ने को मिलेंगे। प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस, मेटानेफ्रस, वन इज आर्कीनेफ्रस। बट यहाँ पे पूछा क्या, एंसेस्ट्रल किडनी, तो जब हम एंसेस्ट्रल किडनी की बात करते हैं यानी द मोस्ट प्रिमिटिव किडनी, तो इट वॉज प्रोनेफ्रस। ठीक है, बाकी सब तो बाद में इवॉल्व हुई है, मतलब इनका मॉडिफाइड फॉर्म है। जो मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म इज प्रोनेफ्रस। Female oocyte in humans are arrested in a particular stage of cell division and resume development at the onset of puberty। ठीक है, जो फीमेल oocyte होते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस मतलब फीमेल्स में, ऑब्वियसली मेल में नहीं होता, मेल में तो स्पर्म होता है ना, फीमेल में ही ओवम होता है। फीमेल oocyte in humans are arrested at a particular stage of cell division। सेल डिवीजन के किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में ये जो oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte, नॉट द सेकेंडरी, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती हैं एंड रिज्यूम डेवलपमेंट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और फिर जब फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है तब इनका डेवलपमेंट वापस से इनिशिएट होता है। जस्ट माइंड, ये खुद एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो फीमेल oocyte होती हैं, oocyte जो प्राइमरी oocyte होती है ना एक फीमेल बॉडी में, सिंस द टाइम ऑफ बर्थ ही वो बनना शुरू हो गई होती हैं। बट जब फीमेल का जन्म हो जाता है तो वो प्राइमरी oocyte सेल डिवीजन की एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्या करती है, जाकर के अरेस्ट हो जाती है। और फिर उनका प्रॉपर डिवीजन, प्रॉपर डेवलपमेंट कब शुरू होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी तक जाती है। तो द क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन आर दीज oocytes अरेस्टेड इन। अब ये oocyte जो है वो सेल डिवीजन के किस स्टेज में अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप सेल डिवीजन रिकॉल करो, मियोसिस, तो मियोसिस में हमने ओके, तो सेल डिवीजन oocytes are arrested in basically the prophase stage, prophase 1 of meiosis first। meiosis first के prophase stage में ये जो है सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। और प्रोफेज में भी अगर सिग्निफिकेंटली हम बात करें तो कहाँ पे, इट इज डिप्लोटेन स्टेज, डिप्लोटेन स्टेज में इसको अरेस्ट कर दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। देखो, वी हैव गॉट जाइगोटीन, पैकेटीन, रुक जाओ, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन में जो oocytes होते हैं उनको अरेस्ट कर लिए जाते हैं और यहाँ पे उनका फर्दर डेवलपमेंट रोक दिया जाता है। हाँ, ये बाकी जो 4 ऑप्शंस है ना, ये 3, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, ये अदर स्टेजेस है प्रोफेज के। और ये भी तुमको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि हाँ इनकी यूनिक फीचर्स, इनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट वाज ऑल, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू सो मच।